डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो आपको समझना है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। तो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले स्टडी की हैं, तो आपको याद होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट करते थे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जब हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करते हैं, तो अगर वो एबनॉर्मल आ जाए, मतलब कि वो करेक्ट ना आए, जितना हमारा कैलकुलेशन कहती है, जितना हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहती है, अगर वो उतना नहीं आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, तो वो आप नोट कीजिए। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस determined by studying any of the colligative property comes out to be different than the expected value, the substance is said to show abnormal molecular mass। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो कर रहा है और वो हमारा करेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको समझना ये है कि ऐसा किस केस में होता है, किस किस सॉल्यूट के केस में होता है और क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। तो एक तो ये इस केस में होता है कि जब सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, डिसोसिएशन। व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ऐसा किस केस में होगा? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाकर। तो आयंस में अगर ये डिसोशिएट हो जाता है, जैसे ये NaCl है, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। तो आपको ये इसका रीज़न समझने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो नंबर ऑफ मोल्स के तो क्या होती थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मॉलिक्यूलर मास के क्या थी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, P = क्या है? nRT/V। तो N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा ही होती है कि नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ सॉल्यूट के तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब डिसोसिएशन हो जाएगी इस केस में, समझिए इसको, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जब इंक्रीज़ होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि जो पार्टिकल डिसोशिएट हो गया, आधा रह गया, तो मॉलिक्यूलर मास भी उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये समझना है कि आखिर वो कितना मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो वो देख लीजिए। NaCl का जो एक्चुअल मास है, कैलकुलेटेड मास, वो तो ये है, ये 23, और ये कितना होता है? 35.5, और ये है उसका 58.5। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। और इस केस में, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि जितने भी NaCl पार्टिकल हैं सभी आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, तो सीधा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स डबल हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डबल हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो इसका हाफ कितना होगा? 58.5 का हाफ कितना होता है? उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाता है 29.25। तो ये उसका बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, जो कैलकुलेट करके आया है, जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया है। और ये हमारा था कैलकुलेटेड। तो ये तो एक्चुअल होता है, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने ऑब्जर्व किया है ये अबनॉर्मल आया है, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है आपको डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ होते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो अभी हम करेंगे दूसरा एग्जांपल, जो डिसोसिएशन की बजाय उसमें क्या होगा? एसोसिएशन। तो इसका एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सॉल्यूट
अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। पहला जो एग्जांपल था वो डिसोसिएशन का था। कुछ सॉल्यूट की किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाकर क्या हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है। तो आपको समझना है कि एसोसिएशन का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसको बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, डाइमर बन जाता है। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो ये कैसे जुड़ जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख लीजिए RCOOH। तो इधर एक और एग्जांपल ले लीजिए RCOOH। तो इसका O जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है और H स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से इसका हो जाता है डाइमराइजेशन, मतलब कि ये एक क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिज़ोल्व किया जाए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो वो डाइमराइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, CH3COH ऐसे ट्वाइस हो जाएगा। तो जब एसोसिएशन होती है तो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ हो जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है तो वो भी हो जाएगी डिक्रीज़। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इंक्रीज़, क्योंकि वो उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में ऐसा होगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट देखना है, इसका जो कैलकुलेटेड मास होता है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो वो आएगा 60। तो वो उसका एक्चुअल मास है, उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मास। और डाइमराइजेशन के बाद क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। डबल, अगर सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं तो इसका डबल जो होगा वो कितना होगा, 120। इसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और ये था कैलकुलेटेड। तो यही था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में कि मॉलिक्यूलर मास जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, या तो उससे ज़्यादा आएगा या उससे कम आएगा। एसोसिएशन में ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, और डिसोसिएशन में वो क्या होता है, कम आ जाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेंट हॉफ फैक्टर। तो इसको वेंट हॉफ फैक्टर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये किस काम आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका क्या यूज़ करेंगे हम आगे कैलकुलेट करने में। तो ये वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा लिखना है आपको। तो ये इनकी जो रेशियो होती है उसी को हम बोलते हैं वेंट हाफ फैक्टर। तो ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने ऑब्जर्व की है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली है जब सॉल्यूट मान लिया जाए कि वो एसोसिएट या डिसोसिएट उस केस में नहीं हुआ है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म में लें तो आप समझ गए होंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इसका उल्टा लिखेंगे तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हुआ है, कैलकुलेटेड जो है वो उसका एक्चुअल है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। तो इसमें क्या होगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले डिसोसिएशन का केस ले लेते हैं। तो डिसोसिएशन किस में होती है, जैसे कि NaCl में, NaCl का अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो 2 आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो कैलकुलेशन में तो ये एक ही है, कैलकुलेशन में तो ये एक ही है, लेकिन अब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, उसके 2 पार्टिकल्स जो हैं, तो पार्टिकल क्योंकि डबल हो जाते हैं ऑब्जर्व करते हुए जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स कि NaCl के केस में जो वेंट हॉफ फैक्टर आएगा तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये वाला फार्मूला NaCl के लिए यूज़ करते हैं तो आपको याद है कि NaCl का जो कैलकुलेटेड मास है जो हमने अभी आपको बताया था वो कितना था, 58.5। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो मैंने आपको बताया था कि वो हाफ हो जाता है, अभी कैलकुलेट किया था तो वो कितना किया था, 29.25। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस केस में भी क्या हो गया, ये 2 ही आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जितने वो आयंस में डिसोशिएट होता है, जैसे NaCl तो 2 आयंस में डिसोशिएट होता है। अगर आप BaCl2 का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 2 Cl और 1 Ba, तो वो 3 आयंस में डिसोशिएट होता है, तो उसका वेंटा फैक्टर जो है वो 3 आएगा। तो कोई भी अगर डिसोशिएशन का केस है, कोई भी डिसोशिएशन का केस हुआ तो उसमें क्या होने वाला है, वेंटा फैक्टर जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप पहले तो कैलकुलेट करना समझ लीजिए कि कैलकुलेशन कैसे होगी, चाहे तो इस फार्मूले से चाहे इस फार्मूले से। डिसोशिएशन का कोई भी केस होगा उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होगी, कैलकुलेटेड कम होगी, तो वेंटा फैक्टर जो है उस केस में हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये तो था डिसोशिएशन के केस में। अभी हम समझेंगे एसोसिएशन के केस में इसको। तो इसको एसोसिएशन के केस में मैं आपको वही एग्जांपल ले लेता हूँ। एसिटिक एसिड जो है उसके 2 मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होते हैं तो क्या हो जाता है, उसका डाइमर बन जाता है। अभी आपको बताया था। तो डाइमराइजेशन होने से क्या होता है कि 2 पार्टिकल से एक हो जाता है। तो कैलकुलेशन में तो क्या है, वो 2 पार्टिकल हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, उसको 1 कर रहे हैं। तो एसिटिक एसिड में जब एसोसिएशन होती है तो इस केस में आपको देख रहे हैं कि वेंटा फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है, 1/2 या 0.5। अगर आप इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटेड मास तो कितना है उसका, एसिटिक एसिड का जो आपने कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कितना था, 60 था। और ऑब्जर्व्ड जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो सारा एक साथ ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन में ये 2 पार्टिकल एज ए 1 बिहेव कर रहे हैं। तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, 120 था। तो 120 ये 60 को 120 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/2, मतलब कि इस केस में भी वेंटा फैक्टर आ रहा है 0.5। चाहे आप इससे कैलकुलेट करें चाहे इससे कैलकुलेट करें, तो आपको याद ये रखना है कि एसोसिएशन के केस में वेंटा फैक्टर जो है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी हैं। और एक बात ये है कि अगर वेंटा फैक्टर जो है अगर 1 ही आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में नाइदर डिसोशिएशन नॉर एसोसिएशन, की उस केस में ना तो डिसोशिएशन हो रही है ना ही एसोसिएशन हो रही है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। तो ऐसा किस केस में होगा, अगर जैसे शुगर का सोल्यूशन है, यूरिया है, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनके न्यूमेरिकल्स आप पहले कर चुके हैं, तो उन केसेस में आपको पता है कि नाइदर डिसोशिएशन नॉर एसोसिएशन ऐसा होता है, तो उन केस में वेंटा फैक्टर रहेगा हमेशा 1। और डिसोशिएशन के केस में रहेगा ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के केस में क्या रहेगा, लेस देन 1। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई इस तरह का कोई सब्सटेंस यूज़ हो रहा है जिसमें एसोसिएशन या डिसोशिएशन हो रही है, मतलब वेंटा फैक्टर कुछ ना कुछ है, तो ऐसे केसेस में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखना वो है कि क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको ये वाली बता देता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या थी, Kb ये था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू m, ये क्या है, मोलैलिटी। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है, मतलब वेंटा फैक्टर अगर 1 नहीं है, तो वो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, Kf इंटू एम, ये इस तरह से कैलकुलेट होती है। इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वेंटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको वेंटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही है। अगर कोई सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसोसिएशन वाला या डिसोसिएशन वाला कोई इस तरीके से है, अगर आप वो वाली प्रॉपर्टी लेते हैं P = CRT, ये कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, तो इसमें भी करना पड़ेगा। और अगर वो रॉल्स लॉ वाली लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जैसे NaCl के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, डबल आएगी। तो इसका मतलब ये इतनी तो आनी चाहिए थी। आई उसके लिए क्या है, NaCl के लिए 2 है, तो जब उससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो डबल हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरह के सॉल्यूट के केस में जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो इसको देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल NaCl सोल्यूशन इज़ 0.372 डिग्री सेल्सियस।
ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब कि इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब ये डेल्टा TF है। वट कंक्लूजन वुड यू ड्रा अबाउट इट्स मालिकुलर स्टेट, मतलब कि ये NaCl मालिक्यूल है, ये सोल्यूशन में डिसोशिएट होगा या एसोशिएट होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है और इसके लिए KF भी दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, पहले वेंटो फैक्टर निकालना है। वेंटो फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो डिसोशिएशन, अगर लेस देन 1 आता है तो क्या हुआ, एसोसिएशन हो गई। तो हम वेंटो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी है, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा TF है, जो ये आपको गिवन है 0.372, ये क्या है, ये गिवन है का मतलब ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, तो वही आपको दे रखा है। कैलकुलेट तो आपने अभी किया नहीं है। एक बात आपको मैंने ये भी आपको पहले बताई थी कि ये सेल्सियस में हो, जो डिफरेंस है चाहे केल्विन में हो वो सेम ही रहता है, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो ये केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, उसको अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में चेंज नहीं करना है, ये बात पहले भी आपको 2 बार बताई जा चुकी है। तो ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, वो आपको याद है KF इंटू क्या होता है, M होता है। तो इस केस में KF कितना है, ये 1.86 और मोलैलिटी कितनी है 0.1, ये आपको गिवन है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.186 आ जाएगा। तो ये है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये जो पहले दे रखी थी ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपको निकालना क्या है, वेंटो फैक्टर वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड तो है 372.372 और कैलकुलेटेड कितना है 0.186। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो वेंटो फैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि NaCl के केस में क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। और क्योंकि वेंटो फैक्टर एग्जैक्टली 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि NaCl 2 आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर। तो यही इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में आपको बताना था कि ये डिसोसिएशन होनी है कि एसोसिएशन होनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकंड, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड बेंजीन में डाला है, इज़ 0.256। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना दे रखा है, मतलब कि डेल्टा TF इतना है। KF जो है फॉर बेंजीन इज़ 5.12 kg पर मोल। तो इसकी यूनिट भी मैंने आपको बताई थी, ये केल्विन वाला है और ये kg पर मोल है। What conclusion can you draw about molecular state of acetic acid? तो एसिटिक एसिड की molecular state क्या रहेगी सॉल्यूशन में, मतलब वो एसोसिएट होगा या डिसोशिएट होगा, ये आपको पहले की तरह बताना है। तो उसके लिए आपको वही करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए कितना ईजी है। तो डेल्टा TF जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको दी ही होती है, तो वो कितनी है 0.256। और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, उसके लिए वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, KF इंटू M। तो KF यहाँ पर कितना है, KF आपको दे रखा है 5.12 और मोलैलिटी कितनी है 0.1। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.512। तो इस तरह से ये वैल्यू हुई कैलकुलेटेड। तो आप वेंटो फैक्टर कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई डेल्टा TF क्या कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू ये है 0.256 और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 0.512। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मीन्स की 0.5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेंटो फैक्टर क्या आया है लेस देन 1। तो लेस देन 1 आया है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड की क्या होगी एसोसिएशन, एसोसिएशन होगी क्योंकि वो 2 पार्टिकल से एक बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो
डाइमराइज हो जाएगा, मतलब कि दो पार्टिकल जुड़ के एक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वेंटा फैक्टर से उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट जो है बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो डिसोशिएट होगा या एसोशिएट होगा। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूट दिया है जैसे कि सुक्रोज़ है, केन शुगर, यूरिया वगैरह, तो उस केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ नहीं होती है। तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है तो उसमें आपका आंसर जो है वेंटा फैक्टर का वो 1 आ जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको ज़रूर ट्राई कर लेने हैं।